ठंड में पेड़ की जड़ों में गरीब ससुराल। ये लीजिए, मैं बता नहीं सकता हूँ कि आप हमारी जिंदगी में कितने बड़े देवता की तरह आए हैं। हम गरीबों ने तो सोच लिया था कि बस इस एक कमरे के नीचे जिंदगी गुजर जाएगी। लगता था कि हम कभी जीने का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जैसे भले लोग भी हैं दुनिया में जो कि गरीबों की जिंदगी को जीना सिखाते हैं। जो आपने हमें दिया है ना, 1000 तो उसके लिए बहुत थोड़ी सी रकम है। अरे अरे, ये तो हमारा फर्ज है भाई। कितनी सर्दी हो रही है, अगर हम जैसे लोग गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये लीजिए, इस घर के मुखिया यहाँ अंगूठा लगा दीजिए। बाबा लगाइए अंगूठा, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। ध्रुव की बात को सुनकर गोपाल ने कांपते हुए उस कागज पर अपना अंगूठा लगाया और बहुत खूब, अब कल को आप लोग अपने नए घर में चले जाना, जहां आपको हमारी टीम एक दुकान भी देगी, तो आप वहां से अपना कोई नया रोजगार शुरू कर लेना, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं। आप जब इस घर से निकल जाओगे तो इसी घर को हम फिर किसी और को ठिकाने के लिए, ऐसे देश में गरीबी नहीं रहेगी। सुमित और राजेंद्र ऐसी ही मीठी मीठी बातें करके वहां से घर वालों के हस्तखत लेकर चले गए। सभी घर वाले खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सुमित और राजेंद्र गोपाल नाम के गरीब आदमी के घर समाज सुधारक बनकर उनको सर्दी में नया घर और रोजगार देने के इरादे से आए थे, जिसके लिए गोपाल ने घर के कागजात पर उसका अंगूठा लेकर और 10,000 रुपए मांगे। गरीब गोपाल ने नया घर बनाया और अच्छा काम मिलने के लालच में आंख बंद करके उन लोगों को जो भी उन्होंने मांगा सभी कुछ दे दिया। और अब सभी को बस अगला दिन निकलने का इंतजार था जब वो अपने नए घर में जाते। भगवान, वो आदमी जो हमारे घर आए सदा सुखी रहे, जुग जुग जिए। वो सच में अगर उनके काम से हमारी जिंदगी बदल गई ना, तो मैं मंदिर में 2 किलो लड्डू का चढ़ावा चढ़ा कर आऊंगी और 2 दिन का व्रत भी करूंगी। हाँ माँ जी, बिल्कुल, हम भी आपके साथ हैं। उन लोगों ने हमें काम भी दिलवाने का वादा किया है और काम से ही तो सब कुछ है। हम लोग फिर आरोही की शादी भी करवा देंगे और भी बहुत कुछ हम करवाएंगे। देखना, मैं तो मेरे रवि के नामकरण की खुशी भी नहीं कर पाई थी, तो मैं वहाँ मोहल्ले की दावत भी करूंगी। और माँ, बाबा को मेरी शादी की चिंता भी नहीं रहेगी। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। हाँ, सपने तो बहुत हैं, लेकिन बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। सब कुछ अच्छे से ही होगा, आखिर इतने सगे से लोग जो मिल गए हैं हमें। सभी घर वाले ऐसे ही खुश होने लगे। सीधा सादा सा परिवार भी बस अगली सुबह आने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते अगला दिन भी आ गया और राजेंद्र और सुमित फिर से उनके घर को आ चुके थे। आपका घर अब जाने को बिल्कुल तैयार है। ये लीजिए, ये रही आपके घर की नई चाबी। जाइए और अपनी जगह में एंजॉय कीजिए। हाँ बेटा जी, वो सब तो सही है, लेकिन हमारा नया घर कहाँ है? आपने कुछ तो बताया ही नहीं। हाँ, खुशी खुशी में हम बताना भूल गए थे। यहाँ से आप यहीं पर मिले हुए शहर उजाला नगर चले जाना। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है आकाश गंगा। जब आप वहाँ पहुंचेंगे आकाश गंगा गांव, तो वहाँ आपको जंगल वाले इलाके में जाना है। जंगल से मेरा मतलब जंगल के अंदर नहीं, वो इलाका है जहाँ घर है लेकिन पास में ही जंगल है। जब आप जंगल के पास वाले इलाके में जाओगे तो वहां आपको कुछ छोटे घर मिलेंगे, लेकिन छोटे घर वाले घर आपके नहीं, आपको एक बड़ा सा घर दिखेगा। उसके पास जाना है, बस वही महल जैसा घर आपका घर है। लाइए, अब हमें आप अपने घर की चाबी दे दीजिए, तो हम इसको भी किसी गरीब के लिए तैयार कर देंगे। बेटा जी, मैं बता नहीं सकती हूँ कि आपने हम गरीबों पर कितना बड़ा करम किया है। हम कहाँ गरीब सरीब लोग ऐसे बड़े घरों में रह पाते। आपकी बस मेहरबानी है और भगवान की सीधी नजर है हमारे ऊपर। शालिनी की बात सुनकर सुमित और राजेंद्र दोनों मुस्कुरा दिए, जिसके बाद गरीब परिवार ने फटे पुराने स्वेटर और शॉल ओढ़े और अपना सामान उठाया और वो पैदल ही अपने नए घर की तरफ को चल दिए। चाहे कैसा भी था हमारा पुराना घर, लेकिन सर्दी से तो बचाव कर ही देता था। अब पता चल रही है 4 दीवारी की अहमियत। बाहर निकल कर देखो तो सही, सर्दी छाती चीर कर घुसी जा रही है। ऐसी बात क्यों कर रही हो शालिनी, जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया हो। हम अपनी 4 दीवारी से निकलकर दूसरी 4 दीवारी की तरफ को ही बढ़ रहे हैं। बस बढ़ने का सफर मुश्किल है, मंजिल देखना खूबसूरत ही होगी। सही कहा जी। हाँ माँ जी, देखो कितना ज्यादा कोहरा हो रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये लोग जो सड़क पर हैं, ये यहाँ सामान कैसे बेच रहे हैं? यहाँ ये सब कुछ कैसे बेच रहे हैं? मुझे तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। कितनी ज्यादा सर्दी है सच्ची में।
सर्दी है तो इनके पास गर्म कपड़े भी तो हैं बहू, कौन सा ये सामान ऐसे ही बेच रहे हैं। यहाँ देख, इन सभी ने कितनी गरम गरम जैकेट्स पहनी हुई हैं और हम सभी तो इन घिसे हुए फटे पुराने गर्म कपड़ों में हैं। अरे मेरा राजा बच्चा, इसको कहीं सर्दी ना लग जाए। माँ जी, रवि को मैं अपनी शॉल के अंदर ही लपेट लेती हूँ, इससे इसे कम सर्दी लगेगी। हाँ बहू, ऐसे ही कर ले। अरे अभी कितनी देर है पहुँचने में, बोलो। शालिनी के बोलने पर गोपाल ने उसे जवाब दिया। कुछ ही देर में वो शहर के गांव आकाश गंगा में पहुंच गए, जहां पर वो जंगल के पास पहुंचे और हे भगवान, हम आकाश गंगा तो आ गए, लेकिन यहाँ जंगल के पास वाले घरों में तो मुझे कोई घर ज्यादा बड़ा और अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। हमारा घर कहाँ है बच्चों? माँ, आप यहीं रुको, मैं आसपास जाकर देखता हूँ। ये तो नहीं है, ये वाला भी नहीं है। अरे ये हिमेश कहाँ रह गया है? मैं भी जाकर ढूंढता हूँ शालिनी हमारे नए घर को। माँ, मुझे तो यहाँ पर कोई घर नहीं दिखाई दिया, अब हम क्या करें? अरे नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ कोई घर हो ही ना और हमें ठग लिया गया हो। मुझे तो डर लग रहा है। अब तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाभी, लेकिन हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। हमें हमारा घर मिल जाएगा, आप चिंता ना करो। शिवानी और नीमा दोनों को अब घबराहट होने लगी थी। ऐसे ही काफी देर सभी ने सभी तरफ को अपना नया घर ढूंढा, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिल पाया। ऐसे ही चलते चलते अब पूरा परिवार थककर एक जगह को खड़ा हुआ, ठंड में ठिठुर रहा था। कितनी सर्दी और कोहरा हो रहा है। ऐसी कौन सी जगह घर बना दिया है जो मिल ही नहीं रहा है? हे भगवान, अब तो सर्दी अंदर घुसी जा रही है। आप लोगों ने किसी को देखा क्या? किसी से आप पूछकर देखते कि यहाँ कोई घर बन रहा है क्या? सही कहा तूने बहू, हो भी तो सकता है कि किसी अलग सी जगह में ही बना हुआ हो। हजी किसी से मालूम तो कीजिए कि आखिर हमारा घर है कहाँ। शालिनी के बोलने पर अभी गोपाल पूछने को जा ही रहा था कि तभी वहां पर एक आदमी आया। देखने से वो पढ़ा लिखा और समझदार काफी लग रहा था। अरे बेटा रुको। हाँ जी बोलिए, आप लोग ऐसे क्यों खड़े हुए हैं? आपको तो कभी यहाँ नहीं देखा। वो बात वो थी जी, बताइए ना इसको, बच्चों को समझाओ। भाई साहब, यहाँ कोई समाज सुधारकों के द्वारा कोई घर बनवाया गया है क्या? वो सुमित और राजेंद्र जी हैं, वो ऐसे काम करते हैं। एक मिनट, आप किन की बात कर रहे हो? क्या वो कोई संस्था चलाते हैं? नहीं जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया। मुझे उन्होंने बताया कि वो कोई संस्था चलाते हैं। बस हमने तो उन्हें 10,000 रुपए दिए हैं और उन्होंने हमसे हमारे घर के कागज भी ले लिए। आप बताइए कि यहाँ कोई ऐसा घर बना है? आपने उन दोनों आदमियों को 10,000 रुपए दिए और वो भी मकान के कागज समेत? अरे आप पहले ये बताएं कि आप आए कहाँ से हैं और पूरी बात बताइए मुझे। अरे हाँ, हम फुरफुरी नगर से आए हैं और हम लोग तो यहाँ उन दोनों आदमियों के बोलने से ही आए थे। गोपाल ने नरेंद्र की पूरी बात बताई, जिसके बाद नरेंद्र ने सारी बात सुनने के बाद उनको बताया। अरे नहीं नहीं, आपने तो अपने हाथ से ही अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। सच में इसको कहते हैं कहावत का सच होना। देखिए, आपके घर कोई आदमी आता है और कहता है कि हम आपको घर देंगे, रोजगार देंगे, आप हमें अपना ठिकाना दे दो, और आप दे देते हैं बिना उससे उसका नाम पता और संस्था का नाम पूछे। अरे बिना उससे ये पूछे कि उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है जो वो दूसरों पर लुटा रहा है। मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है कि, लेकिन आपको ठग लिया गया है। ऐसे ही मासूमों को ठग कर ये लोग अपनी जिंदगी को अच्छा बनाते हैं। मगर अभी भी देरी नहीं हुई है, आप लोग पुलिस को अपनी सारी परेशानी बताइए और उसके बाद पुलिस आपकी मदद करेगी। नरेंद्र ऐसे बोलकर चला गया, लेकिन अब नरेंद्र के जाने के बाद पूरे परिवार को घबराहट हो गई। अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सभी क्या करें। वो सभी ऐसे ही अब खड़े खड़े परेशान होने लगे। कम वक्त, सभी की ही अकल पर पत्थर गिर गए थे क्या, जो किसी को भी ये समझ नहीं आया ये लोग हमें ठग तो नहीं रहे। चलो मैं तो बुढ़िया हूँ और तुम्हारा बाप बुढ़ा है, लेकिन कम से कम तुम लोगों को तो आज के जमाने के हिसाब से ही सोचना चाहिए। माँ, आज के जमाने के हिसाब से तो हम जब होते ना, जब हम पढ़े लिखे होते, इसीलिए ही तो पढ़ाई बहुत ज्यादा ही जरूरी है। जिन आदमी से हम अभी टकराए वो अलग ही पढ़े लिखे नजर आ रहे थे और इसी वजह से उनको कितनी ज्यादा जानकारी थी। अगर हम में से कोई भी पढ़ा लिखा होता तो हम कभी भी ऐसे किसी की बातों में नहीं आते। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई भी तो पैसों से ही होती है। बचपन से मेरे बच्चों ने गरीबी में आंखें खोली, इनको पढ़ाती लिखाती या इनसे घर को सहारा लगवाती। तब लेकिन मेरी ही कमी मुझ पर भारी पड़ गई। जी एक बार पुलिस में चलकर तो देखिए। अरे गधों जैसी बात मत करो शालिनी, पुलिस में जाकर हम क्या कहेंगे?
बोलो कि हमारा घर किसी ने हमसे ले लिया और वो भी हमारे दस्तखत के साथ। बोलो यही कहेंगे हम हैं, या ये कहेंगे कि हमने बिना कुछ भी पता निकाले अपने हाथ से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। अरे पुलिस आज के दौर में गरीबों की नहीं अमीरों की ही समझ में आती है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम किस अधिकारी से कहेंगे कि वो घर हमारा है जब हमने खुद अपनी मदहोशी में अपने लिए काम किया है। गोपाल की बात को सुनकर पूरा परिवार चुप हो गया। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी गोपाल ने एक बार अपनी किस्मत को आजमाने को सोचा। लेकिन वो आदमी देखने से जरा भी ठग नहीं लग रहे थे। तो बेटा चलो एक बार अपने पुराने घर पर वापस चलो, कभी हमसे समझने में कोई गलती हो गई हो और हमारा घर कहीं और बना हुआ हो। हाँ ठीक बोल रहे हो बाबा, भगवान जी हमें ऐसे तो दुविधा में नहीं डाल सकते हैं। चलो भैया चलकर देखते हैं, कहीं हमें घर मिल ही जाए। ध्रुव, गोपाल और हिमेश तीनों उल्टे पांव अपने गांव की तरफ को भाग लिए। वैसे सर्दी गहरी रही थी, लेकिन हालातों की टेंशन से ध्रुव, गोपाल और हिमेश चारों ही पसीने में नहा गई। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब उनके साथ क्या होगा। वो डरते डरते अपने गांव गए, जहां बस वो अपने घर में घुसने ही वाले थे कि तभी उन्होंने मंजर देखा। अरे नाचो गाओ यारो, आज तो एक परिवार को अच्छा चूना लगा दिया हमने। राजेंद्र जी, वैसे मानना पड़ेगा, ठग होकर भी हम दोनों लगते सरकारी अधिकारी हैं। कोई भी हमारे झांसे में आसानी से फंस जाता है। अब बताओ कि आगे किस मछली को फंसाना है। अरे नहीं नहीं, ये क्या हो गया? अरे हम लोगों के साथ तो सच में ही धोखा हो गया है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अरे नहीं नहीं, अब क्या होगा? मेरा छोटा सा बच्चा है, सर्दी है, बूढ़े माँ बाप है। ध्रुव, ये हमने क्या कर दिया मेरे भाई? भैया ऐसे उदास मत हो, बाबा खुद को संभालो, हम भाई कुछ न कुछ कर लेंगे। ये भी जिंदगी का एक बड़ा पड़ाव है, ऐसे हार मत मानो। बेटा हम बर्बाद हो गए। अरे लूट लिए गए हम तीनों बाप बेटे, उल्लू बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे? किस मुंह से तेरी माँ के सामने जाऊंगा? बोल बेटा। बाबा ये सब हमारी गलती नहीं है, ये तो होनी है जो होकर रहती है, बस जरिया हम बने हैं। आप ही तो मुझे बचपन में समझाते थे ना कि जाने वो कौन से कवि थे जिन्होंने भगवान श्री राम जी को सौतेली माँ कैकेयी के लिए भी नम्रता दिखाई थी। आप ही तो कहते थे कि कैकेयी की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस होनी थी जिसको होना था, लेकिन नियति ने कैकेयी को उस सब के घटित होने का जरिया बनाया। तो यहाँ हम कैसे गलत हो गए बाबा? भैया उठो, हिम्मत करो, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। ध्रुव की बात को सुनकर गोपाल और उसके भाई हिमेश में हिम्मत आई और वो वापस से अपने परिवार की तरफ को बढ़े। वहीं दूसरी तरफ नीमा, शालिनी, आरोही और शिवानी की आंखें रास्ते में ही लगी हुई थी। बहुत देर के बाद लगभग शाम के वक्त उन चारों को अपने घर के आदमी आते हुए दिखाई दिए। माँ बड़ी सर्दी लग रही है, मैंने तो अपनी शॉल भी रवि को ही उड़ा दी है। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। भाभी देखो, बाबा और भाई आ रहे हैं। कहाँ? क्या हुआ जी? हमारा घर है ना, कहीं और है ना? हम यहाँ गलत जगह पर ही आ गए हैं ना? बोलिए ध्रुव जी। नहीं नहीं है हमारा घर, हम ठग लिए गए हैं शिवानी। क्या? तो अभी तक तो हम गरीब ही थे, अब बेघर हो गए हैं। नहीं माँ, हम बेघर बिल्कुल हुए हैं, लेकिन ये बेबसी हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं। आप परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको। जब घर वालों को पता चला कि उनका घर सच्ची में नहीं रहा है तो उनका दिल टूट गया। किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन ध्रुव और शिवानी ने सभी को समझाया और हिम्मत दी। ऐसे ही कुछ देर के बाद परिवार ने एक नई शुरुआत के लिए गहरी सांस भरी और ऐसे हिम्मत हारने से क्या होगा? अब जब जिंदगी मिली है तो इसको गुजारना तो है ही। आइए, रात हो चली है, हम लोग यहीं जंगल के अंदर को जाकर किसी पेड़ की ओट में सो जाते हैं। यहाँ हमें नींद नहीं आएगी, लेकिन पेड़ हमें सहारा देगा। हाँ बहू, अब और कर भी क्या सकते हैं। हे भगवान, लेकिन सर्दी बहुत ही ज्यादा है, बस मैं क्या ही बताऊं। रात के अंधेरे में सर्दी में कोहरा गहरा गया था। ऐसे में पूरा परिवार कांपते हुए जंगल में थोड़ा अंदर आया। अंदर काफी बड़े बड़े पेड़ थे, जिसकी ओट में बैठकर और उसके तने से कमर और सर लगाकर परिवार ने आराम किया। लेकिन सर्दी इतनी ज्यादा थी कि परिवार से रोका भी नहीं जा रहा था। माँ, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही, ये क्या दिन देखने पड़ रहे हैं हमें? माँ बोलो। बेटा मैं क्या बताऊं, भगवान जी को गरीबों की परीक्षा लेने का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। वो ऐसे ही गरीबों की परीक्षा लेते रहते, ऐसे ही हमारी भी अभी परीक्षा ही चल रही है। माँ मुझे अपने पास को लेटा लो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। आरोही, तुम तो बड़ी हो, झेल सकती हो। अपने भतीजे का तो देखो, ये नन्ही सी जान कैसे सब कुछ झेल रही है। हाँ भाभी, अब तो एक दूसरे को देख कर ही हिम्मत मिलेगी।
आरोही और बाकी सभी की हालत खराब थी। ऐसे ही बेचैनी में उन सभी की पूरी रात गुजरी और अब सुबह को उनकी थोड़ी सी धूप निकलने के बाद राहत महसूस हुई। लेकिन ये राहत जहनी तौर पर राहत नहीं थी। नया दिन नई चुनौतियों के साथ आया था और सभी का दिमाग खराब था। शालिनी, अब हम कहाँ जाएंगे रहने के लिए? कल की रात को कयामत की सी रात थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कल सुबह का सूरज देख भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन भगवान जी की नजर सीधी ही थी जो हम सभी सुबह को ठीक हैं, लेकिन अब और रात में ऐसे नहीं गुजार सकता हूँ। अजी आप ही क्या, कोई भी दोबारा वो सब नहीं झेलना चाहेगा। हाँ बच्चा, मेरा छोटा सा, देखो बाबू, वो रही, वो है गिलहरी। हाँ बेटा, देखो वो रही कट्टू गिलहरी। गिलहरी, गिलहरी आ जा गिलहरी। बुलाओ, बुला लो गिलहरी को, कहो आजा गिलहरी। ओ गिलहरी चली गई अपने पेड़ वाले घर में। शू। माँ जी, वैसे देखा जाए तो जानवरों के पास भी अपना घर होता है, लेकिन क्या इनको सर्दी नहीं लगती है? बहू, इनको सर्दी क्यों लगेगी? पता भी है इनके ये बने हुए घर बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। हमें ही तो देखकर ऐसा लगता है कि इनका पेड़ में घर है, लेकिन पेड़ अंदर से बहुत ज्यादा गर्म होता है। बदनसीब तो हम हैं जो इंसान होकर भी जानवरों से बदतर हालत में हैं। शालिनी की बात को सुनकर सभी का मुंह उतर गया, लेकिन उसकी बात से शिवानी को एक आइडिया आ गया था। माँ, आप बोल रही थी कि ये पेड़ अंदर से गर्म होते हैं और जानवर इनमें काफी अच्छे से रहते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि क्यों ना हम भी इन पेड़ों को अपना घर बनाएं? कैसे कैसे तू पेड़ को अपना घर बना लेगी? बोल बहू। माँ जी, जब जानवर अपने छोटे से दिमाग से अपना बसेरा बना लेते हैं तो हम तो बुद्धिमान इंसान हैं। अपने आसपास को देखिए, यहाँ कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। अगर हम पेड़ के तने को काट कर इसमें अपना दरवाजा लगाएं और फिर नीचे की सीढ़ियां लगाकर हम पेड़ की जड़ में अपना घर बनाएं, जैसे कि ये जानवर बनाकर रहते हैं, तो इससे हम अपनी सर्दी को रोक सकते हैं। क्यों माँ जी? बहू, क्या समझदारी की बात बोली है तूने। हम जानवर नहीं है, इंसान है। सोच कर तो बात कर। ये क्या बात हुई? तू यूं ही कुछ भी बोले। इस पेड़ को क्या हम अपने नाखूनों से कुतरेंगे? माँ, अगर इंसान ठान लेना तो कुछ भी कर सकता है, और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि ये सच है। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको। हम यहाँ के लोगों से कुल्हाड़ी मांग लेंगे। गरीब बड़ा होता है, वो हमें औजार देने से मना नहीं करेंगे। अभी टेंशन ये नहीं है कि हम इसको खोदेंगे कैसे, टेंशन तो ये है कि आपको ये पेड़ की जड़ वाला घर बनवाना भी है कि नहीं। शिवानी की बात को सुनकर शालिनी और बाकी घर वाले कुछ देर को चुप हो गए। उनके पास घर नहीं था और मेहनत करने में कोई हर्ज भी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मेहनत करने को जरूरी समझा। बस फिर क्या था, ध्रुव और हिमेश दोनों आसपास के घरों से कुल्हाड़ी मांग लाई और घर वालों ने अपने पेड़ घर पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपना घर बनाने को एक बड़ा सा पेड़ चुना। भाभी, ये पेड़ कैसा है? ये वाला अच्छा है ना? हाँ, ये पेड़ सभी पेड़ों में सभी से ज्यादा चौड़ा है। इसकी जड़ें भी बड़ी ही होंगी। ठीक है माँ जी, जरा देखना यहाँ इस पेड़ में घर बनाना कैसा रहेगा। हाँ, अच्छा है। अब तुम सभी एक काम करो, इस पेड़ को खोदना शुरू कर दो। बाकी मैं और ध्रुव, हिमेश, हम मिलकर पेड़ के साइज का दरवाजा बना रहे हैं। गोपाल की बात को सुनकर दोनों बहुएं और आरोही पेड़ को खोदने में लग गईं। शालिनी ने रवि को संभाला हुआ था और दूसरी तरफ ध्रुव, हिमेश और गोपाल तीनों अपने घर का गेट बना रहे थे। सर्दी का मौसम था, लेकिन काम में लगने के बाद जुनून की आग ने सभी को गर्मी लगा दी थी। बाबा, इतना मजबूत ठीक है या इस पर एक परत लकड़ी और लगानी है? हाँ बेटा, जितना ज्यादा सेफ्टी वाला गेट होगा उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। क्या है ना कि ये जंगल है, रात को किसी भी जानवर के आने की गुंजाइश न रहे। ठीक है ध्रुव, इस पर 3 लकड़ी की परत को और टोकना है। गेट इतना मजबूत होना चाहिए कि लोहे का गेट भी कम पड़ जाए। हिमेश की बात को सुनकर ध्रुव ने और लकड़ी काटी और दोनों बाप बेटे उससे गेट को मजबूत करने लगे। ऐसे ही दूसरी तरफ। भाभी, देख रही हो, मेहनत करने से सर्दी में भी पसीना छूट रहा है सच्ची में। वैसे ही पेड़ खोदते खोदते काफी गर्म लग रहा है। सो जा मेरे राज दुलारे, मैंने तो बताया था तुम्हें कि अंदर से काफी गर्म होते हैं। ऐसे ही परिवार के अंदर अब हिम्मत भर आई थी। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही काम किया और भूख मिटाने को उन्होंने जंगल के ही फल खा लिए। जब शाम हुई तो दोनों भाइयों ने मिलकर गेट को चढ़ा दिया। अभी घर तो नहीं बना था, लेकिन पेड़ का तना खुद झुक चुका था और अब वो किसी कमरे से कम नहीं लग रहा था। सभी रात हो जाने पर मोमबत्ती जलाकर उसके अंदर ही बैठे हुए थे। देख रहे हो, रवि 2 दिनों से सो नहीं रहा था क्योंकि इसको सर्दी लगती थी, लेकिन आज कैसे सो रहा है क्योंकि इस घर में बड़ी ही राहत है। राहत। सही में शिवानी, अगर तुम दिमाग न चलाती तो अभी भी शायद हम पिछली रात की तरह सर्दी में ही मर रहे होते।
इसीलिए ही तो बिना कुछ किए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें भी अब अच्छा और गर्म घर मिल ही गया, और अभी तो यहाँ थोड़ी सी सर्दी है भी, लेकिन जब हम कल को जड़ को खोदेंगे ना तो वहाँ जरा भी सर्दी नहीं होगी, क्योंकि वो जमीन के नीचे वाला हिस्सा होगा। काफी बड़ा पेड़ है, इसी से कमर लगाकर सो जाओ, सुबह को उठकर फिर से काम ही करना है। चलो सभी कुछ देर को आंखें मीच लो। ऐसी बातें करते हुए पूरा परिवार मोमबत्ती बुझाकर सो गया। ऐसे ही अगली सुबह होते ही फिर से सभी अपने पेड़ के घर के काम में ही लग गए। इस बार वो अंदर से पेड़ को खोद रहे थे। और आप लोग एक काम कीजिए, ऐसे अब आप हमारे साथ इस पेड़ को नहीं खुदवाइए। अच्छा, पेड़ को ना खुदवाएं तो और क्या करना है? हम इसे खोदते खोदते पेड़ की जड़ में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से निकलेंगे कैसे? इसीलिए ज्यादा नीचे जाने से पहले ही आप दोनों भाई ऊपर चले जाओ और सीढ़ी बना लो, जो हम नीचे का काम पूरा करके ऊपर आ सकें। अरे हाँ, ये तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं था। ठीक है ध्रुव, तू ऊपर आ जा मेरे साथ, हम मिलकर लकड़ी की सीढ़ी बना देंगे। हिमेश और ध्रुव दोनों पेड़ के अंदर से ऊपर आ गए और लकड़ी की सीढ़ी बनाने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ तीनों बहुएं और नंद मिलकर जड़ की खुदाई कर रही थी। भाभी, मुझे तो लगा था कि जड़ की खुदाई करना मुश्किल है, लेकिन यहाँ तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। जड़ तो पेड़ से काफी ज्यादा नरम है। हाँ, क्योंकि जड़ों में पानी होता है और ये बाहर नहीं होती, जिससे कि ये सूखती भी नहीं, इसीलिए कड़क नहीं नरम होती हैं। लेकिन नरम होने के बाद भी पेड़ को यही संभाले रहती है। जड़ ही अगर कमजोर हो तो पेड़ पेड़ नहीं कहला सकता है, क्योंकि वो खड़ा ही नहीं रहेगा। अरे वाह, तुम्हें तो बहुत ज्यादा ही जानकारी है शिवानी। भले ही तुम कभी स्कूल नहीं गई हो, लेकिन जानती तुम सब कुछ हो, मानो या ना मानो। क्यों नहीं मानूंगी, मैं तो मानूंगी। ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए आज भी सभी ने काम किया और अब उनका पेड़ की जड़ों में घर बनकर तैयार हो चुका था। उन्होंने एक जड़ में जो बड़ी थी उसको अपना बेडरूम बनाया, एक जड़ को ऐसे ही उठने बैठने के हिसाब से तैयार किया और एक जड़ में उन्होंने अपना किचन बनाया। ऐसी जड़ों से ऊपर जाने वाला रास्ता था जो पेड़ के तने की तरफ को जा रहा था और वहां लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी। अरे वाह, इसको कहते हैं घर। शालिनी, देख रही हो, यहाँ सर्दी का आता और पता भी नहीं है। कितना अच्छा हो रहा है यहाँ सब कुछ। माँ ने ही बताया था कि पेड़ गर्म होता है, हम तो बस अपनी माँ जी की बातों पर अमल करते रहे। हमने इस वक्त अपने स्वेटर को भी उतारा हुआ है, लेकिन अभी भी सर्दी नहीं लग रही है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि बाहर के कैसे हाल हैं। ध्रुव ऐसे बोलकर बाहर गया, लेकिन बाहर जाते ही वो पूरा का पूरा कांप गया और जल्दी से वापस अपने घर के अंदर आया। हे भगवान, अरे बाहर तो सर्दी मार दे रही है और यहाँ देखो, यहाँ पर पता भी नहीं है कि सर्दी क्या होती है। और जा बाहर को सर्दी चेक करने, अब आ गया मजा। सभी शालिनी की बात पर हंसने लगे। सभी ने दिमाग चलाकर अपने लिए अच्छा ठिकाना बना लिया था। ऐसे ही फिर बातें करके वो सभी सो गए और आज की रात उन्हें जरा भी सर्दी नहीं लगी और वो सभी काफी आराम और मजे से सोए। ऐसे ही अगली सुबह, इसको कहते हैं सुकून की नींद सोना, मजा आ गया। क्यों बहू, अच्छी नींद आई ना? ये लो, अब तुम सभी नाश्ता कर लो, मैंने लाल चाय बना दी है। माँ जी, आप कब उठी? बस अभी कुछ देर पहले। तुम लोगों ने कल इतनी मेहनत की थी ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा नाश्ता आज मैं बना देती हूँ। ये लो, नाश्ता कर लो। माँ देखो तो सही, बाहर रहने से और काम करने से कपड़े कितने ज्यादा गंदे हो गए हैं। आप घर से कपड़े वगैरह तो लेकर निकले थे ना? हाँ, कपड़े हैं, यहाँ सभी के कपड़े हैं। अब तुम लोग एक काम करो, नाश्ता करो और कपड़े बदल लो और इनको यहीं जंगल में धोकर सुखा देना पानी में। ध्रुव या हिमेश से मंगवा दूंगी। शालिनी की बात सुनकर दोनों बहुओं ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। बस फिर क्या था, जैसे शालिनी ने बोला था सभी ने वैसे ही किया। पहले बहुओं ने नाश्ता किया और फिर उन्होंने कपड़े बदलकर अपने सभी के मैले कपड़ों को धो दिया और जंगल में ही रस्सी बांधकर उन्हें सूखने को डाल दिया। ऐसे ही उनका जंगल में पेड़ की जड़ वाले घर में वक्त गुजर रहा था कि आज के दिन अचानक गोपाल से नरेंद्र टकरा गया। अरे माफ कीजिएगा, मैंने देखा नहीं था। अरे भाई साहब, कोई नहीं। अरे अब्बा जी, आप कैसे हो? मैं अभी आप ही के बारे में सोचता हुआ आ रहा था। आपके मकान का क्या हुआ? अरे वो मकान तो हमसे छीन ही गया, लेकिन हाँ, हमने अब दूसरी जगह रहने का इंतजाम कर लिया है। अरे आपको अब ऐसी वैसी जगह पर रहने की जरूरत नहीं है। सरकारी योजना चल रही है जिसमें सरकार गरीबों को घर देती है और कुछ पैसे भी दे रही है जिससे वो अपना कोई काम कर ले। अरे ना 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 ना, मेरे बच्चे, अब तो इन योजनाओं से मुझे डर लगने लग गया है, माफ कर दो। अरे मैं जानता हूँ कि आपको कैसा लग रहा होगा, लेकिन एक झटका दो बार तो नहीं लग सकता है ना। आप मेरी बात को तो सुनो। अरे
तुम तो मुझे भले ही लगते हो। जाओ आओ, तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, वहां चाय पीते हुए मुझे बताना। गोपाल ऐसे बोलकर नरेंद्र को अपने घर ले आया, जहां नरेंद्र को सभी ने चाय बनाकर दी और नरेंद्र ने उनको सरकारी योजना के बारे में बताया। देखिए, मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रहा हूं, जो देश भर में चल रहा है वो बता रहा हूं। आप जरूरतमंद हो और आपके लिए आपको कुछ देना नहीं है, तो एक बार आप ट्राई तो करके देखो। ठीक है भाई, मैं तुझे अपना छोटा भाई समझकर तुझ पर भरोसा कर रहा हूं, इसको टूटने नहीं देना, जो भी करना है वो तू करवा देना। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल मैं करवा दूंगा। अगर घर मिल गया नहीं तो आपके पास से कुछ जाएगा नहीं। और अभी तो ये पेड़ की जड़ वाला घर अच्छा है, लेकिन आगे को गर्मी में ये समझो आग का दरिया बन जाएगा, इसलिए यहाँ रहना सही नहीं रहेगा। नरेंद्र की बात को सुनकर सभी को उसकी बात समझ आ गई। बस फिर क्या था, उसी दिन नरेंद्र ने गरीब परिवार को घर दिलवाने को सरकारी अपील डाल दी। नरेंद्र पढ़ा लिखा था और वो सरकारी कामों को जानता भी था, इसलिए उसके जरिए से काम आसान हो ही गया। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया और अब गरीब परिवार को सरकार की तरफ से पक्का मकान और काम करने को पैसे भी मिल चुके थे। आज के दिन गरीब परिवार अपने घर में जा रहा था। भले ही हम यहाँ से जा रहे हैं, हमें पक्का मकान मिल गया है, लेकिन ये घर हमारी जान थी, है और रहेगा। हम अगली सर्दी फिर से यहाँ आएंगे, तब तक के लिए अलविदा हमारे घर। सभी का दिल अपना पेड़ की जड़ वाला घर छोड़कर भर आया था। बस फिर क्या था, उन्होंने अपना पेड़ घर बंद किया और वो नए घर में रहने लगते हैं।